सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही एक दूसरे से जीतने के लिए इस वक्त जतन कर रही हैं। सियासी मैदान में कामयाबी के लिए नई सबबंदियां भी की जा रही हैं और इस सब में सियासी रिश्तों में तलखी और दूरियों में भी इजाफा हो रहा है। जहांगीर तरीन जो कभी वजीर आजम के राइट हैंड हुआ करते थे, सियासी मुखालफिन के अरकान को तोड़ना हो, आज़ाद अरकान को जोड़कर हुकूमत बनानी हो, ये सब काम जहांगीर तरीन ही किया करते थे। मगर शुगर स्कैंडल में अदालत के चक्करों से परेशान जहांगीर तरीन अब वजीर आजम को धमकी दे रहे हैं। इमरान खान को डराने और उनको डराने के लिए अपने हिमायती MNAs और MPAs को दावतें दे रहे हैं। बता रहे हैं कि उनके घर इफ्तारी से एक दिन पहले इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने उनसे रब्ता किया, उसके बाद इफ्तारी को पोस्टपोन करने का कहा गया। यकीन दहानी कराई कि हमारे ग्रुप की चंद दिनों में वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात होगी। क्या कहा जहांगीर तरीन ने आज, जरा सुनिए। तो जहांगीर तरीन ने इमरान खान और उनकी हुकूमत से शिकवा किया कि नून लीग के दौर में भी कारोबार की छानबीन की गई, लेकिन सिविल केस को फौजदारी केस में मुंतकिल नहीं किया गया था। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, कैसे शिकवा किया, ये भी सुनिए। तो जहांगीर तरीन शिकवा तो कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जल्द जहांगीर तरीन की मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान से होने वाली है और उस मुलाकात में शायद ये शिकवे शिकायतें ख़त्म हो जाएं। और शिकवे शिकायतें तो PDM के दरमियान भी चल रहे हैं। PDM की स्टीयरिंग कमेटी ने 26 अप्रैल को अपना इजलास तलब किया है और इस इजलास में एक बार फिर पीपल्स पार्टी और ANP को दावत नहीं दी गई। और खबरें ऐसी आ रही हैं कि इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत होगी और ईद उल फितर के बाद लॉन्ग मार्च के हवाले से भी गौर किया जाएगा। एक वक्त था जब ऐसा लग रहा था कि PDM हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, सिर्फ चंद माह पहले की बात है, लेकिन अब PDM की दो बड़ी जमातें एक दूसरे को टफ टाइम दे रही हैं। यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी सेनेट कायमा कमेटियों की तश्कील पर भी एक दूसरे को कबूल करने को तैयार ही नहीं है। कायमा कमेटियों की तश्कील के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन की अहम मुलाकात में नून लीगी वफ्द ने शिरकत से इनकार कर दिया और दूसरी जानिब नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को आज बड़ा रिलीफ बिल आखिर मिल ही गया। लाहौर हाईकोर्ट ने आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है और उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। इस समाअत के दौरान नैब वकील ने दलाइल दिए और कहा कि जो कंपनीज बनाई गई वो बेनामी कंपनीज हैं और उनमें 2 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने नैब वकील से इस्तफसार किया कि क्या कंपनीज के शेयर होल्डर्स में शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, जिस पर वकील नैब ने बताया कि शहबाज शरीफ नहीं बल्कि उनके खानदान के अफराद शेयर होल्डर हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने पूछा कि क्या ये सारी कंपनीज 2005 में बनी हैं, जिस पर नैब के वकील ने कहा कि 2005 और इसके बाद ये कंपनीज बनाई गई हैं। इस पर शहबाज शरीफ के वकील ने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि अदालत के सामने तो शहबाज शरीफ की जमानत का केस है, नैब शरीक मुल्जिमान के असासे बता रहा है। दलाइल को जारी रखते हुए नैब वकील ने कहा कि सबसे ज्यादा यानी 155 TTs सलमान शहबाज के अकाउंट में आई हैं। सलमान शहबाज को बार बार नोटिस भेजा गया, में पूछा गया, लेकिन उन्होंने सोर्स नहीं बताया। अदालती बेंच ने इस्तफसार किया कि जब 2005 में सलमान शहबाज के अकाउंट में TTs आई तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी, जिस पर नैब के वकील ने बताया कि उस वक्त सलमान शहबाज 23 साल के थे। नैब के वकील उस्मान राशिद ने कहा कि शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क से आई गाड़ी की ड्यूटीज भी TTs से अदा की हैं। तो बेंच ने इस्तफसार किया कि जो TTs आई, क्या नैब ने उनकी तहकीकात की हैं? क्या नैब ने TTs के सोर्स का पता लगवाया है? मॉडल टाउन में जो पैसे आ रहे थे वो पैसा कहाँ से रहा था, क्या ये पता चला? तो नैब के वकील ने कहा कि कैश वॉइस के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि अगर मॉडल टाउन में बोरियों में पैसे आ रहे थे तो उनका सोर्स क्या था, वो आ कहाँ से रहे थे, ये तो बताएं। जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि नैब के पूरे रेफरेंस में ये कहीं नहीं लिखा कि पैसा कहाँ से आया है। अदालत ने रिमार्क दिए कि जब शहबाज शरीफ पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम नहीं है तो फिर नैब जायद असासे कैसे कह सकता है। तो नैब के बेनामी दारों का कोई आमदन का जरिया नहीं था और इसीलिए नैब ने उन्हें बेनामीदार करार दिया है। और बेंच ने कहा कि आप कैसे साबित करेंगे कि शहबाज शरीफ के ख़ानदान के अफराद शहबाज शरीफ के बेनामीदार हैं। तो इस पर नैब के वकील ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ के वकील ये बता दें कि मॉडल टाउन वाला घर कैसे बना। जिस पर शहबाज शरीफ के वकील बोले कि शहबाज शरीफ आज तक उसी घर में रह रहे हैं। और इस पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि वो तो शायद जेल में नहीं है,
जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया और 50-50 लाख रुपए के 2 मुचलके भी जमा करवाने की हिदायत कर दी। तो शहबाज शरीफ रिहा हो चुके हैं। अब उनकी रिहाई के बाद क्या अपोजिशन जमातें मजबूत होंगी? PDM जो इस वक्त टूटती और बिखरती हुई दिखाई दे रही है, सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि अब चंद दिनों में जो अहम मुलाकात होने वाली है जहांगीर तरीन ग्रुप की वज़ीर आज़म इमरान खान से, क्या वज़ीर आज़म उस एक बार फिर दबाव का शिकार हो गए कि वो मुलाकात करने पर राज़ी हो गए, चूँकि इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम उन पर और उनकी अपनी जमात पर, उनकी हुकूमत पर इस ग्रुप की जानिब से लगाया जा रहा था। इसी पर गुफ्तगू करते हैं। कंवल शोज़ब साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो कंवल साहिबा, जहांगीर तरीन साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसा लग रहा था बस चंद दिनों में मुलाकात होने वाली है वज़ीर आज़म साहब से, उनके ग्रुप की। इस्लामाबाद से किसने ये पैगाम दिया जिसने पैगाम दिया है जो दरमियान में सालसी करवाना चाह रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है या कोई बाहर की कुव्वत इस वक्त मुतारिक हुई है? पहले तो ज़रा इस पर अपना जवाब आप फरमा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अरबाब। पहले तो मैं ज़रा इसको चेंज कर दूँ या आपको करेक्शन कर दूँ कि जहांगीर तरीन ग्रुप की बजाय अगर आप हुकूमत के MNAs या MPAs कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पार्टी के अंदर कोई ग्रुप्स नहीं है और उनकी मोहब्बत ज़रूर है, उनकी अकीदत भी है, उनकी दोस्ती भी है और वो उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी ग्रुप में वो बहुत सारे अरकान जो वहाँ आपको नज़र आते हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं, अटेंड कर रहे हैं। तो कमल साहब, ये एक ग्रुप का तासुर इसलिए उभर रहा है कि ये चंद मखसूस लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के साथ मौजूद होते हैं। देखें, मिलना चाहते हैं उन जब वो पेशी पर जाते हैं, आप नहीं होती, फैसल जावेद साहब नहीं होते, शहबाज गिल साहब नहीं होते और कई ऐसे नाम है जो नजर नहीं आते, मखसूस पंजाब के MNA MPAs उनके साथ नजर आते हैं। तो जाहिर है फिर एक तासुर ग्रुप का उभरता है। मैं ज़रा अरबाब मुझे मौका दीजिए, मैं कंप्लीट कर लूँ। देखें, साउथ पंजाब से और सेंट्रल पंजाब से बहुत सारे लोग हैं। जिस वक्त टिकटें दी गई तो उसमें से जो हमारा बोर्ड बना हुआ था उसमें जहांगीर तरीन साहब ने बहुत सारे लोगों को टिकट्स दी हैं और ज़ाहिर है उनके पर्सनल ताल्लुकात भी हैं, दोस्तियाँ भी हैं और वो सब लोग इलेक्ट होकर मेंबर बने हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया है, 2 दफ़ा वोट दिया। लेकिन वो इस वक्त अगर तरीन साहब को समझते हैं कि वो उनके साथ खड़े होंगे और उनको सपोर्ट करेंगे तो उससे हमारी जमात या हमारी हुकूमत 2 ग्रुपों में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो जाती है। लोगों को अपनी पर्सनल दोस्तियां और अपनी एफिलिएशंस रखने का पूरा इख्तियार, उन्होंने कोई पार्टी लाइंस क्रॉस नहीं की है। दूसरी बात, मैं इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं हुकूमत की तर्जमान हूँ और अगर मेरा दिल किया या मुझे लगा कि तरीन साहब के साथ मुझे जाके खड़ा होना चाहिए तो मैं ज़रूर हो सकती हूँ। ये तो मेरी अपनी चॉइस है कि मैं नहीं होती हूँ। और बाबा भी इसी तरह से है। तो वो अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं वज़ीर आज़म से कि वो मिलना चाहते हैं और पार्टी के और हुकूमत के मेंबरान हैं तो उनको मौका मिलेगा और मिलना चाहिए। पहले भी इस तरह हुआ है, बजट से पहले बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे मौक़ों पे उनकी रिजर्वेशंस होती हैं तो वज़ीर आज़म उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। लेकिन ये तासुर के कई वज़ीर आज़म अपनी एग्जेक्टिव पावर्स यूज़ करेंगे जैसे माजी में होता रहा कि जनाब एक एग्जेक्टिव पावर होगी या कोई यहाँ मुल्क में बादशाहत का निज़ाम नहीं है कि वज़ीर आज़म ऑर्डर करेंगे कि चलो अब इसके तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ तो आगे से कोई दरबान आएगा और वो झुक के ताली बजा के कहेगा कि जो हुक्म की तामील होगी आका। इस तरह नहीं होता। रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है और ये हमारी आवाम को और सबको समझने की ज़रूरत है कि हर मामला जो है उसका कोई प्रोसीजर है और वो कॉम्पिटेंट फोरम्स अवेलेबल हैं जहाँ से ये मामला तय होते हैं। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने आज बेल ली है तो 3 जो रुकनी बेंच था उसके सामने पेश होके लिए। अब जो भी वहाँ पे कार्रवाई हो सबके सामने है। इसी तरह जो मामलात कोर्ट्स तक चले गए हैं, इदारों तक चले गए, वो इदारों में ही सॉल्व होंगे, वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के तहत सॉल्व नहीं होते और ना ये पावर्स आइन या कानून ने प्राइम मिनिस्टर को दिए हुए हैं। लेकिन मिलने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, मिलना चाहिए। अगर उनकी रिजर्वेशंस है तो उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन कंवल साहब, ये मुलाकात भी ये इतने सादा से अंदाज में नहीं हो रही जितनी आपने बयान की कि उन्होंने रिक्वेस्ट की और वज़ीर आज़म मिलने पर तैयार हो गए। अदालतों के बाहर कई बार गुफ्तगू की गई, हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई करिए जहांगीर तरीन के खिलाफ, किसी की हिदायत और ये फ्री और फेयर ट्रायल होना चाहिए। लेकिन उसका उस वक्त फिर जवाब हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया। तो उसके बाद अब ये इस्लामाबाद से किसी ने रब्ता किया, कोई चाह रहा है कि जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म मिल लें, तो ये मुलाकात इन हालात में होने जा रही है। इतनी आसान सी बात नहीं है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की और वो मिलने को तैयार हो गए। नबील गबूल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। जी कमल साहब, आप जवाब दीजिएगा, फिर गबूल साहब की तरफ जाता हूँ। जी मैं इसका जवाब दे दूँ। आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो रूल ऑफ लॉ और वज़ीर आज़म इस मामले में बड़े स्ट्रिक्ट हैं। रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती के लिए, यानी जो कानून और आइन है उसके नीचे सब बराबर हैं।
वो ये इम्प्रेशन कभी भी नहीं देना चाहते हैं कि कोई उनसे आके मिल रहा है और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो उनको कोई कंसेशन देंगे। तो ये तो चीज़ें, जैसे फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आज कहा कि किसी की जरूरत ही नहीं हो सकती कि वज़ीर आज़म से आके रिक्वेस्ट करें कि हमारे केसेस ख़त्म करा दें और वो मान भी जाएंगे, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। वो किसी की सिफारिश नहीं करते और ये नॉन फैक्ट है। इवन शौकत खानम का जो एक पूरा प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसमें भी कभी उन्होंने आज तक किसी की सिफारिश नहीं की। दूसरी बात, बयानात आए, बहुत सख्त किस्म के बयानात भी आए, लेकिन उस पर रिटेलिएशन नहीं दिखाई गई। लेकिन अब जब फॉर्मली लेटर लिखा गया, वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की गई, एक फॉर्मल तरीके से उनसे टाइम मांगा जा रहा है, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया है। और जाहिर है अगर जहांगीर तरीन साहब को लगता है कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है और जहाँ पर हुकूमत का रोल आता है कि वहाँ से नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उनकी रिजर्वेशंस को, और जो तमाम साथ उनके अरकान खड़े होते हैं, उनकी रिजर्वेशंस को एड्रेस करना हुकूमत का काम है। और उनको ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होना चाहिए कि एक फ्री और फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। और मैं समझती हूँ कि इदारों में भी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, ताकि किसी को भी ये एहसास नहीं होना चाहिए। और हमें अब आदत पड़ जानी चाहिए कि ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, ओहदों वाले हैं, या हमारी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन जब हम अदालत और कानून और आइन के सामने जाएं तो हम एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से जाएं और हमें भी पूरा कॉन्फिडेंस हो कि जिस अदालत के सामने जा रहे हैं वो हमारी बात सुनेगी और हमें जो है वो इंसाफ देगी। तो इसकी स्टार्ट करने के लिए टॉप से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और यही मुलाकात ज़ाहिर अगर कुछ दिन में होती है फॉलो तो करें, कोशिश पूरी जारी है। और उन्होंने इस बात का जिक्र आज से एक दिन पहले स्पीच में भी अपने किया कि ये सारे मामला जो है इस तरीके से चल रहे हैं। चलिए कमल साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस भी। जरा नबील कबूल साहब, ये कभी सोचा था आपने कि एक ऐसी जमात की हुकूमत और जो एहतसाब का नज़रिया लेकर आई हो हुकूमत में, और फिर अपने सबसे मजबूत और मरकज़ी ओहदे पर जो शख्स मौजूद हो, जो वज़ीर आज़म के ख़ुद इतना करीब हो, जो ज़ाती दोस्त भी हो, पार्टी में और हुकूमत बनाने में भी इतना अहम किरदार हो, उसी के खिलाफ एहतसाब शुरू हो जाएगा। और आप लोग का ये बड़ा मुतालबा भी रहा है माजी में कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कार्रवाई हो। तो अब ये सही कार्रवाई हो रही है, हुकूमत सही एहतसाब कर रही है, जहांगीर तरीन साहब इदारे कर रहे हैं एहतसाब, तो हुकूमत तो न्यूट्रल है जो उनका मौका है। ये कौन सा एहतसाब है भाई कि आप टाइम भी दे रहे हैं अपॉइंटमेंट का, आए मुलाकात करें, आप उनकी बात सुनना भी चाहते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। आपने उन 16 MNS के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने उन 16 MNS के खिलाफ एक्शन लिया आपकी हुकूमत बैठ जाएगी। आप जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई एक्शन ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके पास 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नबील साहब, इसलिए एतमाद का वोट देकर उन्होंने अजाला कर दिया ना उस वोट ना देने का। नहीं, एतमाद का वोट किसने दिया? किसी ने, मतलब जो 16 लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी को जिताया और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को, हफीज शेख को हराया, उनके खिलाफ जबकि उन 16 लोगों के नाम हैं प्राइम मिनिस्टर के पास कि जिन्होंने वोट नहीं दिए, तो प्राइम मिनिस्टर अगर कहता है कि मैं एहतसाब जो है अक्रॉस द वोट करता हूँ, एक तरफ अपोजिशन के लोगों को जेल में डाल देते हैं और अपने लोगों को मुलाकात के लिए टाइम भी दे रहे हैं, तो ये कौन सा एहतसाब? एहतसाब में फिर ये आप फिर हम देखें ना, फिर टाइम आप दें ना, शहबाज शरीफ को टाइम दे, बेल हो गया उसका, एक जज ने बेल कर दिया, दूसरे जज ने कहा जी मैंने बेल नहीं किया। मैंने जिंदगी में ऐसा कोई केस नहीं देखा है कि 2 जज बैठे हैं और एक जज बेल देता है, दूसरा जज बेल नहीं देता है और सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता है। तो मुझे ये बताएं कि जितने FIA में या नैब में चल रहे हैं केसेस, फिर उनसे भी प्राइम मिनिस्टर मुलाकात करे, उनको भी टाइम दे, उनसे उनका भी अजाला करे, उनसे भी पूछे। अभी ये देखे, ये जहांगीर तरीन जो है ना नबील साहब, इसके खिलाफ वो भी फॉर्मल तरीके से वैसे खत लिखे हैं वजीर आजम को, तो हो सकता है वजीर आजम उनको भी टाइम दे दें। और एहतसाब ये वजीर आजम जो कहते हैं, जी 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 भाई, आप किसी का केस चल रहा है, मैं काम करता हूँ, कल प्राइम मिनिस्टर को वो FIA में 2-3 लोगों का मैं जानता हूँ केस चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को खत लिखते हैं, साहिबा उनको टाइम लेके देते, प्राइम मिनिस्टर उनकी भी बात सुने, उनके साथ भी नाजायज हो रहा है, तो ऐसा होता नहीं है वैसे। ठीक है, तो कमल शोधब साहब, ये फिर नबील साहब कह रहे हैं कि जो दीगर लोग हैं ऑपोजिशन में, फिर वो भी अगर वज़ीर आज़म से मिलना चाहें, इस तरह बात करना चाहें, उनको भी मौका देंगे वज़ीर आज़म मुलाकात का? फिर ये किस तरह का एहतसाब हो रहा है कि जो जिसके खिलाफ एहतसाब हो रहा है उसकी बात भी सुनी जा रही है, उसको मुलाकात के लिए बुलाया भी जा रहा है दबाव के तहत? नहीं, मौलाना साहब सही कहा ना मैंने, आपका भी केस चल रहा है ना। साहब का मसला ये है, नबील साहब आता हूँ मैं आपकी तरफ जरा, कमल साहब इस पर रिस्पॉन्ड करने पहले। उन्होंने कभी अप्रिशिएट नहीं करना, जिस वक्त ये शुगर कमीशन ने रिपोर्ट दी तो इन्होंने कहा, और तरीन साहब बीमार थे तो बाहर लंदन तशरीफ़ लेके, इन्होंने कहा देखा तरीन साहब को तो इन्होंने भगा दिया, डील करके भगा दिया, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। फिर कुछ दिनों बाद जब वो वापस आए अपना इलाज करा के,
तो उन्होंने कहा कि आप उनसे डील कर लिए इसलिए वो वापस आ गए हैं। अब जिस दिन FIR कटी तो सबसे ज्यादा दुख जो है वो इनको ही हो रहा था। शैला रजा साहिबा ट्वीट कर रही थी, उन्होंने तो GINU का भी अनाउंसमेंट कर दी कि जी वो हमें नबील साहब आप स्काइप पे, चूंकि आपकी आवाज कट रही है, मैं आपके वापस आऊंगा, फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। कमल साहब भी बात कर लीजिएगा। जेब में हुकूमत पड़ी है। जी कमल साहब आप बात कर लीजिएगा। नबील साहब बोल रहे थे तो उनकी आवाज कट रही है। जी तो उसके बाद अब जब तरीन साहब पे FIR कट गई, उनका एहतसाब शुरू हो गया, वो कटहरे में खड़े हो गए जाके, तो सबसे ज़्यादा हमदर्दियाँ इन्हीं सबको आ रही थी। मैंने अभी पहले बड़ा वाज़े बताया कि अपने एहतसाब से रिलेटेड नहीं, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि हुकूमत के अंदर से उनको टारगेटिंग की जा रही है या उनको डिफेम किया जा रहा है। और हमारे बहुत सारे MNAs हैं जो मिलना चाहते हैं, और रूटीन में MNAs मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर से, MPs भी मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर से। अगर वो मिलना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अगर कोई इस किस्म के मामलात हैं जो अदालत में पहुंच गए हैं और जो अदालतों ने हल करने, और ये तरीन साहब ने खुद भी वाजे किया है कि मैं अपने केसेस को बड़ा तगड़े तरीके से मैं जाके लड़ूंगा, और अगर उनके पास एविडेंसेस है तो मेरा ये ख्याल है कि उनको बिल्कुल अपने एविडेंसेस प्रूव करने चाहिए, और अगर किसी ने गलत हरकत की है या कोई टारगेटिंग की है तो उसको सामने होना चाहिए। और इनके पास भी अगर इस तरह के हैं मामलात तो ज़रूर सामने लेकर आए, और अगर इनको बहुत शौक है वज़ीर आज़म से मिलने का तो ज़रूर रिक्वेस्ट करें, वो इनसे भी मिलेंगे। ठीक है, पहले भी मिलते रहे इलेक्शनों से पहले तक। जहांगीर तरीन साहब वाला जो केस है इसमें खुद अगर दोबारा मिलना चाहते हैं, किसी और को मिलवाना चाहते हैं, इसमें क्या फील है, क्या एहसास है, क्या खत लिख दें, मुलाकात हो जाएगी। वो भी ये समझते हैं, नहीं पहनाएंगे अभी वज़ीर आज़म, लेकिन मुलाकात। क्या वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन के खिलाफ ये इस वक्त ज्यादती हो रही है? चूंकि खुद जहांगीर तरीन साहब ये कह चुके हैं मेरे खिलाफ ज्यादती हो रही है, किसी की हिदायत पर मेरे खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। वज़ीर आज़म की भी सोच जहांगीर तरीन साहब से मिलती जुलती है या कुछ मुख्तलिफ सोच है उनकी इस मामले में? देखिए, वज़ीर आज़म साहब न्यूट्रल है, वो बिल्कुल इस चीज़ को इस तरह नहीं समझते। वो ज़ाहिर है अपने आप को इस मामले से अलग रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हेड ऑफ़ द स्टेट या एग्जेक्टिव का ये काम नहीं होता है कि वो इदारों में जो मामला चल रहे हैं वो उसमें कोई भी वो अपने ही मुदाखले। उनकी वैसे दोस्ती है और बहुत ज़्यादा उनके क्लोज थे तरीन साहब के, लेकिन जिस वक्त मामला उनके केसेस का या उनको अपने आप को क्लियर कराने का आया तो आपने देखा वज़ीर आज़म ने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया है। वो क्या समझते क्या सोचते हैं उसका इजहार वो बड़े ओपनली करते हैं। वज़ीर आज़म ने बहुत सारे फोरम्स पे बयान दिया है, बताया कि मेरे साथ 10-11 साल में सबसे ज़्यादा कोई चला है, किसी ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है तो वो तरीन साहब है। लेकिन रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ आ जाता है, जहाँ सही और गलत का मामला आ जाता है, वहाँ पे मैं या वज़ीर आज़म या कोई और क्या समझता है वो मैटर नहीं करता। मैटर वो करेगा कि जो अदालत में प्रूव होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तरीन साहब जो कह रहे हैं उसमें बिल्कुल हकीकत होगी। और चलें, इसमें नून लीग का क्या पॉइंट है? माइजा हमीद साहबा नून लीग की रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। माइजा साहबा, ज़ाहिर है आशन बार बार ये बात करती थी कि हुकूमत की जमात में जो लोग शामिल हैं उनका एहतसाब नहीं हो रहा। अब आप देखें जहांगीर तरीन साहब और उनके हम ख्याल जो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA MPs हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि कितना सख्त और शदीद उनका ये एहतसाब हो रहा है कि अब वो मिलने भी जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से। तो अब तो आप लोगों को वो गैर जानिबदार एहतसाब पर कोई शक नहीं है? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि ये एहतसाब नहीं है, जो ये वही कड़ी है जो इंतकामी सियासत जो इमरान खान साहब फरोग दे रहे हैं उसका, और जो इदारों पे दबाव डाल रहे हैं कि हर किसी से इंतकाम लें, और वो उस इंतकाम का जो है रिजल्ट 0 है। आज आपने देखा शहबाज शरीफ साहब भी बेल पे जो है वो रिहा हो गए। तो मैं समझती हूँ कि केसेस की जो नौइयत है वो सीरियस नहीं है, ना कोई सबूत है ना कुछ शवायद है, और फिर इसमें इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हो रहा है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और ये पूरी सियासत है। क्या क्यों इंतकाम लेना चाहेंगे जहांगीर तरीन साहब से, और किसका इंतकाम लेना चाहेंगे जहांगीर तरीन साहब से? जहांगीर तरीन साहब से कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई क्यों और क्या किस बात का इंतकाम लेना चाहेगा? उनके खिलाफ कोई क्यों इंतकामी कार्रवाई करेगा? दिनों में पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है PTI से, ये जो वो लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं और पार्टी के साथ डिसएसोसिएट कर लेंगे अगर जहांगीर तरीन साहब पे ज्यादा दबाव डाला गया, तो उनको शो कॉज नोटिस क्यों नहीं देते? इसीलिए नहीं दे रहे ना क्योंकि पंजाब में ये अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। तो ये तो मुफादात की सियासत है या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। लेकिन और दूसरी साहब अच्छा शो कॉज नोटिस नहीं दे रहे, लेकिन कार्रवाई को भी तो नहीं रोक रहे ना, हुकूमत इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रही इस कार्रवाई पर? कार्रवाई तो चल रही है उनके खिलाफ, देखें आज भी पेश हुए। आपको कैसे पता है कि वो कार्रवाई पे इन्फ्लुएंस नहीं कर रही? जब नायब न्याजी का गठजोड़ था
गठजोड़ है उसमें आप शहबाज शरीफ साहब को विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप राना सनाउल्लाह को विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप एहसन इकबाल को विक्टिमाइज कर रहे हैं। आपकी कैबिनेट में आधे से ज्यादा माफिया बैठी हुई है, उसको तो आप पकड़ नहीं रहे, उसका तो कोई मुआवजा नहीं हो रहा, उसका तो कोई जो है वो एहतसाब नहीं हो रहा। आपने जहांगीर तरीन को इसलिए सजा दी है क्योंकि आप लोग उसका जहाज इस्तेमाल करते रहे, जब तक उसका जहाज इस्तेमाल करते रहे, जब तक उसका माइजा साहब आप लोग मुतालबा करते थे कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आज कार्रवाई हो रही है तो आपको उस पर भी एतराज है? देखिए मैं कह रही हूँ कार्रवाई की नौयत बताए ना, ये ना करे ना इंतकामी सियासत करें। अच्छा नबील कबूल साहब, ये जब हुकूमत अपोजिशन के लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई इदारे करते थे, तहकीकाती इदारे, तो आप लोग कहते थे ये एक तरफा एहतसाब हो रहा है। आज जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जब एहतसाब हो रहा है तो उस पर भी आपको भी, नून लीग को भी, ये सबको एतराज़ है, तो फिर हुकूमत क्या करे? एहतसाब के तरीक़ेकार को किस तरह से तब्दील करे? क्या ऐसा करे कि आप लोग मुतमईन हो जाएं? भाई मेरे एहतसाब बराए नाम का एहतसाब हो रहा है, आप समझ नहीं रहे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने इफ्तार डिनर किस लिए कैंसिल करवाया, किसने मिन्नत की जहांगीर तरीन को कि 40 मेंबर्स मत दिखाओ, किसने उनको कहा कि इफ्तार डिनर कैंसिल करो? इफ्तार डिनर में 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनवाइटेड थे जो ऐलान करके ये बताना चाहते थे कि हम जहांगीर तरीन के साथ हैं। क्यों प्राइम मिनिस्टर ने उनको मतलब मुलाकात के किस लिए टाइम दिया है? क्योंकि वो प्रेशर में आ गए हैं। ये वही प्राइम मिनिस्टर है ना कि वो कहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, अब वो एनआरओ मांग रहा है और वो कह रहा है जहांगीर तरीन को कि भाई मेरे खिलाफ इन लोगों को इस्तेमाल मत करें, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि जहांगीर तरीन की हुकूमत जो है वो 16 MNAs पे खड़ी है और वो 16 MNAs वही हैं जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया है। तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि आप एक शहबाज शरीफ को जो है जेल से नहीं निकाल पा रहे हैं इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं चाहते वो जेल से निकले और इसलिए उनको बेल नहीं मिल रहा, जबकि आज हो तो गई, आज जमानत हो गई, उनकी रिहाई के हुक्म भी आ गए। अब रहा कहाँ हुआ है अभी? यानी रहे कि हुक्म के प्रोसीजर पूरा हो जाएगा एक आध दिन में तो रिहा हो जाएंगे, मचल के जमा हो जाएंगे। आधा घंटे में होता है, ये क्यों डिले टैक्टिस कर रहे हैं? और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब को टाइम दे दिया कि आओ मिलो भाई, तुम्हारे ऊपर FIA के इतने केसेस हैं और मीडिया चैनल्स में चलाए जा रहे हैं सारे केसेस। कहां से आ रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब की रिहाई पर आप पीपल्स पार्टी को कोई एतराज तो नहीं है ना? इसमें कहीं कोई डील तो आप लोगों को नहीं नजर आ रही? हमें एतराज नहीं, हमें खुशी है, हमें खुशी है शहबाज शरीफ साहब बाहर आए। हम तो उनको ऑफर कर रहे हैं आए और आकर जो है ये दिल से खुशी है या तंजिया खुशी है कि मैं आपको एक और बात कहना चाह रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब बाहर आए, हम उनकी मदद करते हैं पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने में। अच्छा ठीक है, चलें। अब गबूर साहब ये आप उनकी मदद कैसे करेंगे? क्योंकि PDM में इजलास बुला लिया 26 तारीख को, आपको तो बुलाया नहीं जा रहा। नून साहब ने आपको और ANP को तो, या आप लोगों ने उनको छोड़ दिया, उन्होंने आपको छोड़ दिया। माइजा साहब से भी इसका जवाब लेते हैं और फिर हुकूमत इस पर क्या सोच रही है, कमल साहब से जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कमल शोजब साहब, माइजा हमीद साहब और नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले नबील कबूल साहब ये कह रहे थे कि वो खुश हैं कि पीपल्स पार्टी खुश है कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है, वो रिहा हो गए और अब मदद करना चाहती है पीपल्स पार्टी नून लीग की पंजाब में अदम एतमाद तहरीक लाने के लिए और पंजाब की हुकूमत को गिराने के लिए। तो माइजा हमीद साहब आप लोग क्यों इसको सीरियस नहीं ले रहे? पीपल्स पार्टी जब बता रही है, पूरा प्लान उनके पास मौजूद है, उनकी पूरी तैयारी भी है और आप तो पंजाब की एक बड़ी जमात में, फिर आप लोग क्यों नहीं चाहते कि पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक आए? अगर हुकूमत से इतना ही आप लोग परेशान हैं, गवर्नेंस के अगर इतने इशूज़ हैं। देखिए जी, हम कोई कानून गैर आईनी और गैर आईनी का कोई काम नहीं करना चाहते। हम जो है अगर पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स हैं तो वो ज़रूर आके पंजाब में चीज ले आए, लेकिन हम जो है जो हमारी पार्टी है, हमारी अदम एतमाद की तहरीक, ये कोई गैर आईनी कदम कहाँ से हो गया? ये गैर आईनी कदम है आपकी नज़र में? देखिए हम एक जो हुकूमत है उसको ओवरटर्न नहीं करेंगे, हम उनको टाइम देंगे। अब उनको अवाम उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर ले, अपना शौक पूरा कर ले, उसके बाद जब उनका टेन्योर खत्म होगा तो फिर ही इंशाल्लाह हमें वोट देंगे। क्योंकि जो हालात है उसमें
CMLN ज़्यादा पॉपुलर हो रही है दिन ब दिन। लेकिन मलिक साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो आप लोगों ने मिलकर बनाई थी, उसका मतलब तो, उसका मकसद तो ये था कि इस हुकूमत को घर भेजना है, और अब आप कह रहे हैं कि इनको टेन्योर पूरा करने दें, 5 साल ये पूरे कर लें, अनपॉपुलर हो जाए। हमारा मकसद ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो कैबिनेट में 6 दफ़ा मिनिस्टर चेंज करते हैं वो खुद स्टेप डाउन करें। वो लेकिन उनकी जो है वो इज्जत इतनी नहीं है, अपने इज्जत नफ्स इतनी नहीं है, वो अपनी कुर्सी के पे चिपकना चाहते हैं तो चिपके रहे, लेकिन हम कोई गैर आईनी किस्म का कदम नहीं उठाएंगे कि हुकूमत को ओवरटर्न करे। तो गबूल साहब, ये मुस्लिम लीग नून को ये गैर आईनी कदम लग रहा है पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाना, वहाँ की हुकूमत गिराना। अब आपके पास पहले प्लान ये है कि वहाँ की पहले हुकूमत गिराई जाए, फिर मजबूर कर दिया जाए वफाकी हुकूमत को घर जाने के लिए, तो नून लीग तो नहीं मान रही, PDM इजलास में आप मदू नहीं है, तो अब फिर कैसे मनाएंगे इनको? देखिए, शहबाज शरीफ साहब अभी तक बाहर आए नहीं। शहबाज शरीफ साहब बाहर आएंगे, हम उनसे जरूर मिलेंगे, हम उनको ये ऑफर देंगे। ये फैसला पार्टी की लीडरशिप करता है, ना मैं करता हूँ, ना मायजा हमीद करती है, ना कंवल शौजब करती है। पार्टी की लीडरशिप ये फैसले करते हैं, उनको करने दे। हमने तो पहले भी कहा था कि हमजा शहबाज को CM बना दिया जाए, इन्होंने नहीं माना। अब बात ये कहते हैं सिंध असेंबली से इस्तीफा दे दे, सिंध हुकूमत खत्म कर दे। हम कहते हैं आपको हम पंजाब हुकूमत दिलाने में हम आपकी मदद करेंगे, ये मान नहीं रहे। अब बात ये है कि देखें, हम समझते हैं कि आपको पता जो कॉरिडोर ऑफ पावर है वो पंजाब है। पंजाब जब तक आपके हाथ में नहीं आएगा, जब तक आप, मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ कोई तहरीक चला सकते हैं। और इमरान खान के पास जब तक पंजाब है वो स्ट्रांग है, वरना तो इमरान खान 24 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर है, इस्लामाबाद टेरिटरी का सिर्फ। उसके पास प्रूडेंस तो है नहीं 18th अमेंडमेंट के बाद। जब 18th अमेंडमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ भी नहीं है इख्तियार, तो वो क्या हुकूमत चलाएगा? यही इसी तरह हुकूमत चलाएगा। शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने के बाद भी कोई नून लीग की पॉलिसी, नून लीग की पॉलिसी और बयानिया तो नहीं बदलेगा, क्योंकि पार्टी में नून लीग में जो बयानिया पॉलिसी चलती है वो तो मियां नवाज शरीफ की चलती है, और जाहिर है शहबाज शरीफ साहब गोगे पार्टी के सदर हैं, वो आ भी जाएंगे, उनसे मुज़ाकरात करके, बातचीत करके आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आप पार्टी का बयानिया तो नहीं बदल जाएगा? नहीं, बयानिया की बात है। हम शहबाज शरीफ साहब को ये ऑफर देंगे, मर्जी है उनकी, वो ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि अगर आप किसी के पांव से कालीन खींचते हैं तो वो गिर जाता है। अगर आप पंजाब की हुकूमत खींचेंगे तो इमरान खान भी गिर जाएगा, वरना इमरान खान आराम से 5 साल बैठा है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। इमरान खान गिरेगा अपने खुद जो है ना, जिसको कहते हैं अपने बाजू से ही गिरेगा। हमें गिराने की जरूरत नहीं, अपने जोर से ही गिरेगा। सही। तो कंवल शौजब साहब, अब ये कालीन खींचने की तैयारी करिए पीपल्स पार्टी। अगर नून लीग मान गई, शहबाज शरीफ साहब आए और ये मुफाहमत हो गई, इस पर इत्तेहाद ये बन गया, तो फिर अगर पंजाब में अदम एतमाद आ गई तो ये नंबर्स तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए इस हुकूमत को बचाना, क्योंकि बहुत माइनर सी एक लकीर है सिर्फ आपकी बरतरी की। जी अरबाब, मैं तो आपकी और इनकी नबील गबोल साहब की बातें सुन के मुझे तो अभी से कपकपी आ गई, और मैं तो अपने पाँव के नीचे जो कालीन है वो मुझे उड़ता हुआ महसूस हो रहा है। माशाल्लाह 6 इनके मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के, और 7वीं इनकी एक रिजर्व सीट की खातून है, जिससे ये पूरी पंजाब की हुकूमत को चेंज कर देंगे और शहबाज शरीफ साहब की बड़ी स्ट्रैटेजी में मदद करेंगी। जब इन्होंने वोट लेने थे ना, और नून गबोल साहब मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, जरा कमल साहब कंप्लीट कर लें फिर मैं आता हूं। गबोल साहब में मिलते तरले किए थे कि हमारे बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे लोगों से फ्यूचर में प्रोमिसेस कर लें। उस वक्त इन्होंने मरियम बीबी को आगे किया हुआ था। आज हाल ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन, ऐसी ऑपोजिशन के लीडर बने हैं जो उनको लीडर नहीं मानते। आज नून लीग ने उनसे 27 कमेटियों पे कहा कि हमें इसकी चेयरमैनशिप दें वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। आज वो सारा दिन ऑपोजिशन को सेनेट में इकट्ठा करते रहे हैं। तो ये इनके हरकतें हैं जो पंजाब की ये बड़ी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और मुझे बता दें कि जो इन्होंने हशर किया है जरदारी साहब ने और बिलावल ने मिल के नून लीग का PDM में, कि उनको बेवकूफ़ बनाते रहे 6-7 महीने और आगे लग के अपनी फ़ायदा ले लिया, अपनी सीट निकाल ली, जिस तरह भी निकाल ली, 2 नंबरी करके या लोगों को बहला फुसला के, तो वो अब इनके साथ चलेंगे। शहबाज जैसे ही इन्होंने अपना काम पूरा किया, साथ ही इन्हें शहबाज शरीफ साहब याद आ गए। तो और दूसरा मैं बता दूं कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब कल असेंबली में आएंगे, तो अगर नबील गबोल साहब ने उनसे मिलना ज़रूर मिलें। एहतसाब की जहाँ तक ये बात करते हैं, इदारों को मजबूत करने की हम बात करें, जब हम रिफॉर्म्स की बात करें, रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें, तो ये 34 अमेंडमेंट्स लेकर आ जाते हैं। और ये पीपल्स पार्टी की बनाई हुई अमेंडमेंट्स हैं, 34 अमेंडमेंट्स, और जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा ड्राफ्ट किया हुआ है कि किस तरह से सारे दोनों ख़ानदानों के केसेस ख़त्म करने हैं।
ये अपनी जात की सियासत करेंगे तो पाकिस्तान के इदारे कैसे ठीक होंगे? जब इनसे कहें कि डिलिब्रेशन करेंगे, आते नहीं है। अब जब मामला नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि इस पे आके लेजिस्लेशन कर लो, इस मामले को हमेशा के लिए सॉल्व कर लो, ये हर हुकूमत में आता है और इसकी वजह से मुल्क में तोड़ फोड़ होती है, तो ये असेंबली छोड़ के भाग गए, उसका बाइकआउट कर दिया। एक दिन पहले तक राजा साहब जो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जिस दिन मामला असेंबली में आ गया ये गायब हो गया। आप ये कह रहे हैं जी खुद ही संभाल लो, क्योंकि फ्रांस के खिलाफ ये बयान नहीं दे सकते, क्योंकि कल असेंबली में आएंगे, कल तो बाइकआउट नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। इंटरनेशनल वेस्टर्न दुनिया को ब्लास्फेमी के अगेंस्ट बताना है कि आप हमारे लिए ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, उस वक्त उनकी जुबानें बंद हो जाती, कोई बयान नहीं आता। पेरिस में जाके या फ्रांस में जाके सिरे महल खरीदे जा सकते, लेकिन ये नहीं उन्हें बताया जा सकता कि आप जो ये कैरिकेचर्स बनाते हैं इससे मुसलमानों को कितनी तकलीफ होती है। लीडरशिप है तो प्लीज जरा दिखाइए ना, सामने आइए। 35 सालों में आप लोगों ने कोई आवाज आ रहा हूं आपकी तरफ, लेकिन कमल साहब आप इसमें ये जो करारदाद आप लोगों ने पेश की उसमें भी तो एक तजाद सामने आ रहा है। 19 अप्रैल को वजीर आजम ने आके हुकूमत की पॉलिसी बता दी थी कि वो फ्रांसीसी सफीर को वापस नहीं भेज सकते। की जहां तक बात की वो हुकूमती पॉलिसी थी। अब एक मिनट दें सर, मैं आ रही हूं उस तरफ। जी एक मिनट, इस तजाद की भी वजाहत कर दीजिएगा। पीडीएम पे जहां तक आपने बात की, पीडीएम का तो वैसे ही फारिग हो चुकी है। ये जिस वक्त असेंबली में बैठे हुए होते हैं तो JUIF वाले अलग चल रहे होते हैं, नून लीग वाले अलग चल रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी अलग चल रही होती है। तो अब पीडीएम का तो जो वजूद था वो ख़त्म हो गया है। और जहाँ तक आपने कहा कि करारदाद, उसमें कोई ऐसी वो नहीं आ रही है, इश्यूज़ नहीं है। कल डिलिब्रेशन होगी, 72 घंटे दिए इनको, इन्होंने 1 घंटा मांगा था, नून लीग की अपोजिशन में उस दिन मौजूद थे, 1 घंटा उन्होंने मांगा था। उनको पूरे करारदाद आई क्यों जब प्राइम मिनिस्टर 1 दिन पहले 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ये बता चुके हैं कि जी फ्रांसीसी सफीर को भेजना है ही नहीं, वो तो ये ऑप्शन ही नहीं है। जब ये ऑप्शन है ही नहीं तो फिर उसी ऑप्शन पर डिस्कशन क्यों हो रही है असेंबली में? वो पॉलिसी बयान था वजीर आजम का, या ये करारदाद में जो तय पाएगा ये हुकूमत की पॉलिसी होगी? हुकूमत की पॉलिसी किसको समझा जाए? ये बताया नहीं अरबाब, मैं आपको करेक्ट कर दूं जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं। वजीर आजम साहब ने ये बताया कि मामले का ये हल नहीं है, अगर आप भेज भी देंगे तो उससे मामलात हल नहीं होंगे। आपको याद होगा डेनमार्क में खाके बने बेनजीर साहिबा की हुकूमत थी, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे तोड़ फोड़ हंगामा आराई हुई और उसके बाद मामलात किधर चले गए। आप सोशल मीडिया पे 1 महीना पाबंदी लगा दी, यूट्यूब बंद कर दी, आपने फेसबुक बंद कर दिया, लेकिन मामलात तो वहीं के वहीं रहे। इसी तरह एहसन इकबाल साहब जाके मामलात उनसे तय करके आए, वो असेंबली में डिस्कस नहीं हुए। इन्होंने तहरीक नफाज शरीयत के साथ जाके मामला तय किए थे, बेनजीर साहिबा ने मालाकंड में असेंबली में नहीं लाए, हम तो असेंबली में ले आए और हमारा उनका यही मुतालबा हमने पूरा किया है कि जनाब ये असेंबली में आ जाएगा, फिर असेंबली डिसाइड करेगी। अब मामला आ गया है, लेजिस्लेशन करें, इसमें इश्यूज को रिजॉल्व करें, इसको आप वेटेज दें, पार्लियामेंट को वेटेज दें, स्टेट को वेटेज दें, गवर्नमेंट को वेटेज दें और उसके बाद मामलात को अपने तरीके से डिलिब्रेशन करके करें। एक बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बेहतर की कि जनाब एक जो नामूसे रिसालत है उसमें क्रॉस द बोर्ड कोई पार्टी नहीं मैटर करती, हम सब मुसलमान मैटर करते हैं, तो एक जुबान होके हमें जो है वो तहरीक यहाँ पे लानी है। अब कल देखना है कि ये पीपल्स पार्टी आती है नहीं आती, क्योंकि गबूल साहब पीपल्स पार्टी तो पार्लिमानी सियासत पर ही यकीन रखती है। आप लोग तो ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट में आए। कल मुझे उम्मीद है, अरबाब एक जुमला सुन लीजिए, मुझे उम्मीद है कि कल अबव पार्टी लाइन सारे मुसलमान होके इस मसले का हल निकालने के लिए तहरीक और करारदाद मंजूर करेंगे। जी कबूल साहब, कल पीपल्स पार्टी इस मामले पर हुकूमत को सपोर्ट कर रही है कम से कम इस मामले की हद तक, ताकि ये एक बार हल हो जाए और आइंदा फिर ये इशू दोबारा ना क्रिएट हो। और जो पहले आपने बातें की, आपकी आवाज कट गई थी, जरा वो भी अगर आप दोबारा कर दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, नामूस रिसालत के लिए हम सब जो है ना मुसलमान हैं, हम सब का जान कुर्बान है। हम चाहते हैं कि ये रेजोल्यूशन पास हो। इन्होंने तरीकेकार ये किया कि इन्होंने अपने आप को बचाने के चक्कर में किसी भी मेंबर ने पीटीआई की ये रेजोल्यूशन पेश नहीं किया, इन्होंने प्राइवेट मेंबर्स डे में जो है ये लेकर आए हैं। अब मुझे एक चीज बताएं, जब नामूस रिसालत इतना इम्पोर्टेंट आपको रेजोल्यूशन पास कराना है, किसी एक मेंबर की तरफ से तो आप मूव करवाते और इनसे ज्यादा तो ऑपोजिशन ने वहां बातें की, और इंशाल्लाह जरूर पीपल्स पार्टी भी कल जाएगी। हम सब मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमान जो है क्या पीटीआई वाले हैं? बाकी हम क्या काफिर हैं क्या? नामूस रिसालत के लिए हम सबका जान कुर्बान है और ये तरीकेकार गलत है। आए मैदान में प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बोले, अपना एड्रेस जब करते कौम के सामने ये मत बोले कि वेस्टर्न कंट्री के किसी भी अगर एम्बेसडर को बाहर निकाला तो हमारे ट्रेड बंद हो जाएगा। यानी नामूस रिसालत से उनको अपनी ट्रेड की फिक्र है।
और वो ये कहना छोड़ दे कि वेस्टर्न मगरिब की दुनिया को ज्यादा मैं जानता हूँ। तो ये चीजें छोड़ दे, ये बातें छोड़ दे। हम सिर्फ चाहते हैं नामूस रिसालत के ऊपर पूरी कौम इकट्ठी है और पार्लियामेंट को भी इकट्ठा होना चाहिए। और अगर हुकूमत की तरफ से ये रेजोल्यूशन पास होता तो हम दुनिया में ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पास किया है। पार्लियामेंट ने तो पास किया लेकिन हुकूमत ने पेश किया है। तो ये क्यों घबरा रहे हैं? क्यों वेस्टर्न कंट्री से घबरा रहे हैं? क्या अमेरिकन से घबरा रहे हैं? क्या ये फ्रांस से घबरा रहे हैं? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नामूस रिसालत का ये बिल है, इसको हम यूनिटी से पास करें। हमारे लिए कल फिर आप असेंबली में आके ये इनका हौसला बढ़ाए ना कि घबराने की जरूरत नहीं है, इस मुल्क की ऑपोजिशन इस मामले पर आप लोगों के साथ है, आप हौसला देंगे, ऑपोजिशन मदद करेगी तो हुकूमत को हौसला आएगा ना इसमें। बिल्कुल हम देंगे साथ, बिल्कुल हम साथ देंगे, बिल्कुल हम साथ हैं, बिल्कुल हमें साथ होना चाहिए पीपल्स पार्टी को। मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो कल मैं खुद उधर मौजूद होता और खुद मैं ये रेजोल्यूशन पेश करता। ये डरपोक लोग चले तो बड़ी अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी इस मामले पर हुकूमत को सपोर्ट करेगी, ऑपोजिशन की दीगर जमातों को भी इस मामले पर हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, कमल शोजब साहबा, नबील गबूल साहब, माइजा हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुनिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ वज़ीर आज़म ने आज बात की है कि उनका टारगेट है कि इस मुल्क से गुर्बत को ख़त्म किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये उनकी कामयाबी होगी। कुछ टैक्सेस को भी आवाम पर से कम करने की उन्होंने बातचीत की है। वो कौन से टैक्सेस हैं और मुस्तकबिल में क्या कोई बेहतरी की उम्मीद हमारी इस मुल्क की मईशत को लेकर पैदा हो सकती है? शौकत तरीन साहब को वज़ीर ख़जाना लगा दिया गया है। एक ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास हुआ और इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम को हिदायत दी कि आवाम पर मज़ीद टैक्सेस लगाने के बजाय आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस तजवीज़ किए जाएँ, माशी इस्तेहकाम और पायदार ग्रोथ के लिए रोड मैप पेश किया जाए। अब जिस तरह गुज़िश्ता 2.5 साल गुजरे हैं तो उसके बाद वज़ीर आज़म की इस हिदायत को सुनकर एक आम आदमी को झटका महसूस होता है और वह इस सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या अब कोई और टैक्स लगाने की जगह बची है कि वज़ीर आज़म मज़ीद टैक्स ना लगाने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को तो टैक्सेस को कम करने की बात करनी चाहिए थी। क्या वज़ीर आज़म को इल्म नहीं कि रियासत पाकिस्तान की बदकिस्मत अवाम अरसे दराज से 65% से भी ज़ायद इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी बिलवास्ता टैक्स अदा कर रही है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर यह आवाम टैक्स नहीं देती? इकनॉमिक एक्सपर्ट हमेशा से ये कहते आए हैं कि जिन ममालिक में यह बिलवास्ता टैक्स बढ़ता है वहाँ आम लोगों की बचत ख़त्म हो जाती है, उनके खर्च करने की सलाहियत कम हो जाती है, मुल्क की माशी सरगर्मियाँ रुक जाती हैं और मुल्क की पैदावार यानी GDP में शदीद कमी वाक़ई होती है। ऐसे ममालिक गुर्बत के शैतानी चक्कर में फंसकर कभी तरक्की नहीं कर पाते। ये वही टैक्सेस हैं जो हर शख्स अशियाए ज़रूरिया समेत हर चीज़ पर अदा कर रहा होता है। ये बिलवास्ता टैक्सेस के आयद होने से इस्तेमाल की अशिया महंगी हो जाती हैं। चूँकि अशिया का इस्तेमाल अमीर और गरीब दोनों को करना होता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ गरीब आवाम पर कहीं ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उनकी आमदनी के लिहाज से बिलवास्ता टैक्स की शरह अमीर आदमी की आमदनी के लिहाज की शरह से उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा बनती है। लिहाजा इनडायरेक्ट टैक्स के बढ़ने से गुर्बत में भी मजीद इजाफा होता है। और दूसरी जानिब बराह रास्त टैक्स आमदनी पर लगता है, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह इसमें शामिल हैं। तो ज़ाहिर इंसाफ का तकाजा यही है कि टैक्स अशिया के इस्तेमाल के बजाय आमदनी पर लिया जाए, क्योंकि आमदनी पर टैक्स देने और अशिया की कीमतें कम होने से उनकी क़ुव्वत ख़रीद मुतवाज़न और बरकरार रहेगी और इसमें कमी भी वाक़ई नहीं होगी। अब ये पूरी सूरत हाल है। मुस्तकबिल में ये क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस हो सकते हैं और ये जो तब्दीली हुई है वज़ारत ख़जाना, फेस चेंज हुआ है, सिर्फ शख्सियत तब्दील हुई है या फिर पॉलिसी भी चेंज हो सकती है? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अशफाक हसन साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारी इस पूरी कौम पर लगे हुए हैं, इनको कम करने से क्या इस कौम पर बोझ कम पड़ सकता है? मुल्क की मईशत डॉक्टर साहब बेहतर हो सकती है और इनको कैसे कम किया जा सकता है, इस पर आपकी तजवीज़? डॉक्टर साहब आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। चलें डॉक्टर साहब को रिकनेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब को आवाज़ नहीं जा पा रही। तो वज़ीर आज़म ने तो अब ये हिदायत कर, शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना है, उनको और उनकी टीम को हिदायत की गई है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेकर आपको आने हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा असद उमर साहब थे, फिर अब्दुल हफीज़ शेख साहब आए, बहुत थोड़े से के लिए हमाद अज़हर साहब आए। तो उन तीनों की जानिब से तो कहीं कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हमें नज़र नहीं आया कि आवाम पर
टैक्सेस कम हुए हैं, बल्कि पिछले 2.5 साल में वक्तन फ़वक्तन आवाम पर ये टैक्सेस बढ़ते गए, एक गरीब पर ये बोझ बढ़ता गया और आज हम इन टैक्सेस के बोझ तले हर एक गरीब आदमी अपनी आमदनी के कम होने पर रोना रोता हुआ हमें दिखाई देता है। शौकत तरीन साहब आए हैं, माजी में भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ये रह चुके हैं और IMF के साथ जो पाकिस्तान के प्रोग्राम्स हुए थे उस पर बड़ी हद तक इनकी कारकर्दगी बेहतर भी रही थी और बड़ा इन्होंने किरदार अदा किया था। इस बार ये 11 साल बाद वज़ारत ख़जाना में इनकी वापसी हुई है, तो किस हद तक ये कामयाब हो पाते हैं IMF से कोई बेहतर प्रोग्राम पाकिस्तान को दिलवाने में और मुल्क की मईशत बेहतर करवाने में। क्योंकि अपने ओहदा संभालने से थोड़े टाइम पहले ही इन्होंने एक TV इंटरव्यू दिया था और उसमें यह भी कहा था कि मुल्क की मईशत इस वक्त दुरुस्त सिम पर गामजन नहीं है। तो फिर इतना बड़ा चैलेंज इन्होंने कबूल किया कि जब मुल्क की मईशत दुरुस्त सिम पर गामजन नहीं है तो ये उसको कैसे राइट ट्रैक पर डालेंगे और किस तरह से काम करेंगे। चूँकि इनके नीचे टीम तो वही है जिस टीम के साथ हमाद अज़हर, अब्दुल हफीज़ शेख और असद उमर साहब काम करते रहे, कर चुके हैं, तो फिर सिर्फ शौकत तरीन साहब को वज़ीर ख़जाना लगाने से क्या इस मुल्क की मईशत पर और इस मुल्क के गरीब आदमी के हालात तब्दील हो सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि ज़ाहिर है कुछ अरसे बाद ही इसका जवाब मिल सकेगा जब शौकत तरीन साहब को कुछ काम करने का मौका मिलेगा। अभी तो चंद दिन ही उन्हें अपना ये ओहदा संभाले हुए हैं, इस वक्त वो ब्रीफिंग्स ले रहे हैं और इस मुल्क की जो पिछले 2.5 साल में मईशत के साथ जो कुछ हुआ है, पिछले 3 वज़ीर ख़जाने की जो कारकर्दगी है उस पर और उन्होंने जो मुख्तलिफ मुआहदात किए हैं और IMF प्रोग्राम्स उनके दौर में जो अप्रूव हुए हैं उस पर अभी वो सारी डिटेल्स चेक कर रहे हैं और उसके बाद फिर उनकी अपनी पॉलिसी सामने आएगी। तो देखना यह है कि अब उनकी पॉलिसी किस हद तक इस मुल्क में कारगर साबित होती है, कितना वो इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर पाते हैं और वज़ीर आज़म का जो उन पर भरोसा है उस पर वो किस हद तक पूरे उतरते हैं। चूँकि वज़ीर आज़म ने सबसे पहले असद उमर साहब पर भरोसा किया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई भी नहीं थी, उस वक्त से ये तय था कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान होते हैं तो असद उमर इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना होंगे। लेकिन सिर्फ 8 माह के बाद ही उनको उस ओहदे से हटाना पड़ा और जाहिर है कि वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। जब भी उनको तब्दील किया गया, गो कि उन 8 महीनों में वो उनको मुसलसल सपोर्ट करते रहे, उनकी कारकर्दगी को बेहतरीन करार देते रहे। फिर अब्दुल हफीज़ शेख साहब आए और एक लंबे अरसे तक तकरीबन पौने 2 साल तक वो वज़ीर ख़जाना रहे और उनको हटाने से चंद दिन पहले तक भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पूरी कौम को बताते रहे। उनको सेनेटर बनवाने की कोशिश की गई, वो सेनेटर नहीं बन सके। इलेक्शन हारने के बाद भी उनका ओहदा बढ़ा, उनको उनकी तारीफ़ की गई, उनकी परफॉर्मेंस से मुताल्लिक बताया गया और फिर हमाद अज़हर साहब को लाया गया तो सिर्फ 18 दिन के बाद उन्हें तब्दील कर दिया गया, जबकि उनको लाने के बाद अगले दिन ये बताया गया था कि वो आवाम दोस्त पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो अभी वो आवाम दोस्त पॉलिसीज़ बना भी नहीं पाए थे कि उनको हटा दिया गया और अब शौकत तरीन साहब को लेकर आया गया है। अब उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि इस मुल्क के गरीब की हालत को वो सुधारेंगे। अब देखना यह है, कुछ टाइम बाद ही ये पता चल सकेगा, खास तौर पर बजट के बाद जब वो अपना पहला बजट पेश करेंगे उसमें यह अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मुल्क दोस्त और गरीब दोस्त पॉलिसियाँ वो बनाने में कामयाब होते हैं। तो बदकिस्मती से डॉक्टर इशफाक हसन साहब से बात नहीं हो सकी, किसी और दिन उनसे इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज डॉक्टर साहब से माजरत करते हैं और आज के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।